4 मई 2021 के करंट अफेयर करेंगे हम इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ये सब टॉपिक कवर करने वाले हैं आज हम। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वोरुख। ये प्लेसेस इन न्यूज है जी, न्यूज में है ये प्लेस वोरुख। कहाँ पे है? किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बॉर्डर पे है। अभी तजाकिस्तान के पास है जी ये वाला पार्ट, तजाकिस्तान के पास है ये वोरुख। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है एक तजाकिस्तान में, मतलब प्रशासनिक विभाजन। अब किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में झगड़ा होता रहता है जी इस पार्ट को लेके। अभी 31 पीपल यहाँ पे मारे गए जी किर्गिस्तान में, यहाँ पे इसकी वजह से, बॉर्डर एरिया पे डिस्प्यूट होने की वजह से, विवाद होने की वजह से। ये आप इस मैप में देख सकते हो जी इसको। ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ पे चाइना है जी, ये अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान, और इसके साइड में इंडिया, आपको पता ही होगा। इधर उज्बेकिस्तान, मतलब इसके साइड में कौन कौन सी कंट्री बॉर्डर लगाती हैं ये आपको इसमें याद रखना है। वोरुख रीजन कहाँ जी? इस पे ये वाला पार्ट है जो तजाकिस्तान के पास है अभी वोरुख रीजन। ये डिस्प्यूटेड एरिया है जी, और यहाँ पे जी रेगुलर टेरिटोरियल क्लेम्स और एक्सेस टू वाटर ये क्लेम करते रहते हैं इस टेरिटोरियल मतलब एरियाज़ पे। ये वोरुख रीजन जमोत बोला जाता है जिसको जमोत को बोलते हैं तजाकिस्तान में। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन यानी कि प्रशासनिक विभाजन हिंदी में बोले तो। देखो आप नोट्स बना लिया करो अपने, ताकि आपको रिवीजन करने में फ़ायदा हो। और देखो याद करने का सबसे अच्छा तरीका, जो आपने आज नोट्स बनाए, नोट्स बना के उसे विदिन 24 आवर रिवाइज करो, फिर विदिन 7 डेज मतलब एक वीक के अंदर फिर रिवाइज करो, फिर विदिन 30 डेज 1 महीने के अंदर रिवाइज करो। अगर 3 बार आप रिवाइज कर लेते हो तो आपको बहुत समय तक वो याद रहेंगी चीज़ें। नेक्स्ट है जिसमें जो ये रीजन है यहाँ पे सुगद रीजन है तजाकिस्तान में। सुगद रीजन में इसफरास्टी है, शहर है इसफरास्टी, तो उसका पार्ट बनाता है ये वोरुख रीजन। तो ये बस रीजन आपको याद रखने, मैच द फॉलोइंग पे कहीं में पूछे जा सकते हैं। 3 रीजन, वोरुख, इसफारा और सुगद, इतना ही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अपना पटोला नाच। ये एक पपेट्री है जी, पपेट्री अभी न्यूज़ में आई है कोविड-19 की वजह से, क्योंकि ये एकदम से इसको भूल चुके थे असम के लोग, और अभी इसको दोबारा से रिवाइव किया गया जी। ये एक स्ट्रिंग पपेट्री है जी। स्ट्रिंग का मतलब है जी, स्ट्रिंग का मतलब होता है जैसे धागे वगैरह से चलाना। पपेट्री तो आप जानते हो किसे बोलते हैं? पपेट्री का मतलब होता है जी कठपुतली। कठपुतली का जो नाच होता है आपने देखा होगा, कठपुतली कभी सुना तो होगा, देखा नहीं होगा तो फिल्मों में देखा होगा कठपुतली का नाच। तो डांस होता है जी एक तरह से, कठपुतली को नचाते हैं। ये स्ट्रिंग पपेट है जी। एक होता है शैडो पपेट, कई तरह की होती है। शैडो छाया में दिखाया जाता है जी, शैडो पपेट्री होता है एक। ये स्ट्रिंग पपेट है जी, पटोल नाच, ये याद रखना आपको। कहाँ का है जी? असम का है। देखो ऐसे कुछ इसमें ये पपेट्री है जी, कठपुतली है ये। लकड़ी वगैरह या प्लास्टिक वगैरह की बनी होती है जी ये पपेट्री, जो मतलब जो ये कठपुतली दिखाई दे रही है आपको। ये असम के 3 एरियाज़ में परफॉर्म होता है जी मेनली। एक वेस्टर्न असम में है जी बारपेटा नालवारी, ये कलाईगाम नॉर्थ असम में है, और मजूली आइलैंड ये ईस्टर्न असम में है। मजूली आइलैंड तो आप जानते होंगे, रिवर पे जी, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, हमारे पूरे वर्ल्ड का जी ये पूरा सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है जी। रिवराइन आइलैंड बोलते हैं, मतलब रिवराइन होता है जी जो नदी से आइलैंड बना हो, नदी से आइलैंड बना हो। आइलैंड को हिंदी में बोलते हैं जी द्वीप, और द्वीप का मतलब होता है जी आइलैंड या द्वीप जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर बह रही है ना, तो इसके बीच में आइलैंड बना हुआ है जी ये, मतलब लैंड है, भूमि है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं जी मजूली आइलैंड में। जो ये पपेट्री है जी, जो पटोला नाच की बात कर रहे हैं, इसमें रामायण और महाभारत से कुछ परफॉर्मेंस मतलब सीन दिखाए जाते हैं जी, एपिसोड दिखाए जाते हैं, परफॉर्मेंस होती है। और असम का जी एक लोकल ट्रेडिशनल थिएटर है, मतलब एक नाटक वगैरह होती है जी असम में जिसका नाम है भावना। परफॉर्मेंस होती है स्टेज वगैरह पे, तो उससे भी डायलॉग लिए जाते हैं इस पपेट्री में, समझे? तो यही था। इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे जी, आर्टिकल 311। ये अभी न्यूज़ में है। देखो जी, जैसे आप IAS वगैरह बनोगे, आपकी रिक्रूटमेंट कौन करती है? UPSC करती है। और अगर आप स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट सर्विस के अलग अलग से स्टेट के PCS बोर्ड होते हैं जी, वो करते हैं। स्टेट PCSC बोलते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो करते हैं। अगर आपकी जो रिक्रूटमेंट है जी, भर्ती, रिक्रूटमेंट का मतलब है भर्ती, अगर आपकी भर्ती स्टेट PCS ने की है तो आप स्टेट में काम करोगे। अगर UPSC ने किया है तो पूरे ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको जॉब करने के लिए भेजा जा सकता है UPSC के जरिए। तो अगर आपकी UPSC ने की है तो आपका जो डिसमिस होगा ना, वो प्रेसिडेंट करेंगे। अगर आपका स्टेट PCS ने किया है तो गवर्नर आपको डिसमिस करेंगे, यानी कि रद्द करेंगे। जब आपको घर भेजना हो, रद्द करना हो आपकी, मतलब कैंसिल करनी हो आपकी, रद्द कर दीजिए आपकी सर्विस, क्या आपको कह देंगे भाई साहब आप घर बैठो, कुछ चार्जेस लग गए जी, आप पे आरोप लग गए, उसकी वजह से बैठा देते हैं। लेकिन आर्टिकल 311 में और कॉन्स्टिट्यूशन में और सारे आर्टिकल हैं जी बहुत से, उनमें कुछ सेफ गार्ड दिए गए हैं जी। कुछ सेफ गार्ड का मतलब है कुछ आपको आपकी सुरक्षा के लिए दिया गया है कि जब भी आपको मान लो कोई डिसमिसल किया जाएगा, या आपको रिमूव किया जाएगा, या आप पे आरोप लगाए जाएंगे, कोई चार्जेस लगाए जाएंगे, तो आपके पास फुल सेफ गार्ड है कि आप कोर्ट में केस कर सकते हो, या अपनी
अपनी मतलब कुछ सफाई दे सकते हो जी अपने बारे में, ताकि अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन इस आर्टिकल 311 में ये भी है, इसके एक क्लाउज में जी, आर्टिकल 311 क्लाउज 2 में ये दिया हुआ है, अगर आप पे कोई चार्ज लगे जी, और वो चार्ज ऐसे हैं कि अगर आपको टाइम दिया जाएगा तो वो स्टेट की सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, मतलब हमारे राष्ट्र की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर ऐसा प्रेसिडेंट या गवर्नर को, गवर्नर अगर स्टेट सर्विस, अगर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन से रिक्रूटमेंट हुई है, आपकी स्टेट सर्विस में हो, तो गवर्नर आपको डिसमिस करेगा। और अगर यूपीएससी ने किया तो प्रेसिडेंट, अगर आप मान लो आईएएस आईपीएस हो तो प्रेसिडेंट। अगर उस प्रेसिडेंट या गवर्नर ये सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें संतुष्टि है कि अगर इन्हें इंक्वायरी का मौका दिया गया इन ऑफिसर को, तो ये हमारे राष्ट्र की सिक्योरिटी को, सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आपको इंक्वायरी की जो फैसिलिटी दी जाती है ना, तो वो आपको नहीं दी जाएगी, समझे। जो आप पे चार्ज लगे हैं उस चार्ज के अगेंस्ट ही आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसमिस कर देंगे। अगर आप स्टेट सर्विस में हो तो गवर्नर, और यूपीएससी के जरिए आपकी रिक्रूटमेंट हुई है तो प्रेसिडेंट आपको हटा सकते हैं, डिसमिस रद्द कर सकते हैं, कह देंगे भाई साहब अपना अब घर बैठो, आप रद्द हो गए, आपको कोई जॉब नहीं है, समझे। ये बस ये आर्टिकल न्यूज़ में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। P-80I पेट्रोल एयरक्राफ्ट, एक जहाज है जी, एयरक्राफ्ट है, ये देख सकते हो आप इमेज में, ये है अभी न्यूज़ में, इसलिए ये इंडिया ने यूएस से इंपोर्ट किया है जी, मंगाया है। और यूएस ने कहा है कि हम अभी 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट देंगे। पेट्रोल का मतलब होता है जी गश्त करना, जैसे पुलिस रात में गश्त करती है ना, पुलिस, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग, तो वही पेट्रोल है जी। ये क्या करेगा, ये भी गश्त करेगा हमारे कोस्टल एरिया, इंडिया का इन कोस्टल एरिया पर निगरानी करेगा, सर्वेलेंस। तो ये भी आया जी, नेवी को दिया एक लॉन्ग रेंज मल्टी मिशन मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जी। एयरक्राफ्ट का मतलब ये जहाज वगैरह को बोलते हैं इंग्लिश में। ये मतलब यूएस की एक कंपनी है जी, बोइंग कंपनी, उसने मैन्युफैक्चर किया, उसने बनाया, इंडियन नेवी को अभी सौंपा है जी, ये इसलिए न्यूज़ में है। ये जो हमारा टेरिटोरियल और कोस्टल वाटर है जी, कोस्ट लाइन पे, उसकी सर्वेलेंस वगैरह करेगा जी। सर्वेलेंस का मतलब होता है निगरानी करना, और वहाँ पे इंटेलिजेंस वगैरह प्रोवाइड करेगा। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है अपना जाइलोफिस दिपाकी, ये एक सांप है जी, स्नेक, स्नेक की प्रजाति मिली है कहाँ पे, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में जी, वहाँ पे वेस्टर्न घाट में मिली है जी, वेस्टर्न घाट में। तमिलनाडु में भी है ना वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट क्या है जी पता है ना आपको, पहाड़ी है जी वेस्टर्न घाट। ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, इस पे यहाँ पहाड़ी है, ये पहाड़ है, वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और इधर ईस्टर्न घाट है जी, इधर ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट में तमिलनाडु में मिला जी, स्नेक की प्रजाति है सांप की, ये देख सकते हो जी आपको, ये वाला सांप मिला है। ये इसका नाम बस याद रखना आपको, जाइलोफिस दिपाकी, कैसा नाम है देख लो कि ये किसकी है, स्नेक की प्रजाति, बस इतना पूछ लेता है यूपीएससी ये क्या है। जैसे आपने देखा होगा तो 2020 में भी कुछ बर्ड दे दिए गए थे, पक्षियों के नाम, और पूछा था ये क्या है, बर्ड है या प्राइमेट है या किसकी प्रजाति है, ये पूछ लेता है बस। ये टिनी स्नेक है जी, छोटा सा सांप है जिसकी 20 सेंटीमीटर लेंथ है, और इसका नाम जो दिपाकी रखा गया है ना, जाइलोफिस दिपाकी, एक इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट हैं जी, दीपक वीरप्पन, उनके नाम पे रखा गया है दीपाकी नाम इसका, जो इस सांप का नाम रखा गया है। हर्पेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं जी, हर्पेटोलॉजिस्ट उन्हें बोलते हैं, जैसे जी मान लो जो बायोलॉजी पे रिसर्च करते हैं जी, उसे बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही ज्योग्राफी पे, भूगोल पे जो रिसर्च करते हैं जी, उन्हें जियोलॉजिस्ट बोलते हैं जी। और ऐसे ही जी जो करते हैं ना रेप्टाइल्स वगैरह पे, रेप्टाइल का मतलब है जी रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, जैसे सांप है जी, सैनिक, स्नेक, ये भी एक रेप्टाइल है जी, रेंगने, पेट से चलता है ना, पैर थोड़ी ना सांप के। या फिर एम्फीवियन, एम्फीवियन होते हैं जी, ये एम्फीवियन है जी, एम्फीबियन, एम्फीबियन उन्हें बोलते हैं जी, जो क्या पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी चल सकते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं, भूमि पे भी और वाटर में भी। जैसे जी फ्रॉग, मेंढक, मेंढक एम्फीबियन है। तो जो साइंटिस्ट जी स्टडी करते हैं रेप्टाइल और एम्फीबियन की, उन्हें बोलते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। तो दीपक वीरप्पन के नाम पे इसका नाम रखा गया है। ये एक वुड स्नेक है जी, लकड़ियों के पास रहता है, और एक मिट्टी खोदता पाया गया जी, वाइल डिगिंग सॉइल, सॉइल खोदता हुआ पाया गया, कहाँ पे, वेस्टर्न घाट में देखा गया, वेस्टर्न घाट के फॉरेस्ट में। तो इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है जी हर साल 3 मई को। ये यूनाइटेड नेशन ने एक डिक्लेरेशन पास की थी, डिक्लेरेशन ऑफ विंडॉक, इसकी एनिवर्सरी होती है जी 3 मई को। इसके उपलक्ष्य में प्रेस फ्रीडम डे पूरे वर्ल्ड वाइड ये मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। ये यूनेस्को ने जी, यूनेस्को की एक मीटिंग हुई थी, यानी कि जनरल कॉन्फ्रेंस, जनरल कॉन्फ्रेंस का मतलब है मीटिंग। यूनेस्को एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है जी। यूनाइटेड नेशन आपको पता ही होगा जी 1945 में बना था, सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, ताकि वर्ल्ड वाइड में पीस एस्टेब्लिश, शांति स्थापित की जा सके। तो उसकी एजेंसी है स्पेशलाइज एजेंसी यूनेस्को की। एक मीटिंग हुई थी 1993 में जनरल कॉन्फ्रेंस के नाम से। इसने रिकमेंड किया था, यूनेस्को ने मतलब सिफारिश की थी किसको, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। तो इसने 1993 में
ये डिक्लेयर किया था 3 मई को हम हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाएंगे, तो हर साल मनाया जाता है। इस साल की थीम क्या थी? इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, ये इस साल की थीम थी। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है उड़ीसा ने अब डिक्लेयर किया जी कोविड-19 के जो वॉरियर हैं, वॉरियर का मतलब होता है जी योद्धा, योद्धा लड़ने वाले नहीं है जी, लड़ने वाले ही समझ लो आप, कोविड-19 से लड़ रहे हैं जी, डिसीज से, जैसे डॉक्टर हो गए जी या कोई वॉलंटियर हो गए, नर्स हो गई, ये क्या कर रहे हैं जी अपनी पूरी जान झोंक के, जोखिम में झोंक के और दूसरे का इलाज वगैरह कर रहे हैं। ये भी अपने घर बैठ सकते हैं चाहे तो, इतने किसी को पैसे की ज़रूरत है क्या? पैसे की ज़रूरत तो सबको, क्या जान से ज़्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है? तो ये अपनी जान पे खेल के मरीजों को बचा रहे हैं। तो इनके लिए जी उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, तो जो भी जर्नलिस्ट वगैरह हैं या कोई भी फ्रंटलाइन कोविड-19 वॉरियर हैं, डॉक्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो इनके लिए अगर इनको कोविड-19 हो जाता है जी और उनसे कोई नुकसान होता है, इनको मान लो डेथ हो जाती है या कुछ भी इनकी कोई मान लो फर्टिलिटी कुछ भी मान लो जी इनको डैमेज हो जाता है इनकी बॉडी में, तो उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से इनके जो सगे संबंधी है जी, नेक्स्ट किन है, किन का मतलब है जी सगे संबंधी, जो इनके जैसे मान लो कोई आदमी बीमार हो गया जी, उसकी वाइफ को या उसके बच्चों को, एज ए एक्स ग्रेटिया, एक्स ग्रेटिया का मतलब होता है जी एक तरह से दान, डोनेशन या बेनिफिट, फ़ायदा, 15 लाख रुपए देंगे जी उनके सगे संबंधी को, अगर किसी को ऐसे जर्नलिस्ट वगैरह या कोविड-19 जो कोविड-19 के वॉरियर है जी, डॉक्टर वगैरह, नर्स वगैरह, इनको कोविड-19 हो जाता है तो 15 लाख रुपए देंगे उनके घर वालों को। ये आप यूज कर सकते हो जी एथिक्स की केस स्टडी वगैरह में, कि ऐसे क्या कर सकते हैं कि ताकि प्रमोट किया जाए लोगों को और लोगों की सहायता करने के लिए। देखो जी ये प्रमोट करना ही तो है, अगर आप मान लो नहीं दे उड़ीसा गवर्नमेंट तो भी ये इन्हें तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट अभी 15 लाख रुपए अनाउंस किए तो इनका हौसला और बढ़ जाएगा और अच्छे से सर्विस देंगे डॉक्टर वगैरह, नर्स और ये आपके जर्नलिस्ट वगैरह, और अच्छे से सर्विस देंगे। तो ये आप एथिक्स में या किसी जीएस के क्वेश्चन में केस स्टडी की तरह यूज कर सकते हो जी, नंबर इंक्रीज हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज कॉजिंग ए शिफ्ट इन अर्थ एक्सिस। अर्थ के एक्सिस में जी क्लाइमेट चेंज से फर्क पड़ता है, शिफ्ट हो सकता है, और अभी शिफ्ट हुआ जी, देखा गया है ऐसा स्टडी में। अर्थ का एक्सिस क्या है पूरा जानेंगे जी। अभी एक स्टडी हुई जी, उसके कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जी, उसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर हो रहे हैं। ग्लेशियर है जी, जो ग्लेशियर क्या होते हैं? माउंटेन ऑफ आइस, मतलब बर्फ़ के पहाड़ जमे होते हैं ना, जो पहाड़ के ऊपर बर्फ़ जमी होती है उसी को बोलते हैं ग्लेशियर, बहुत बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ़ जमी होती है। तो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है जी, मेल्टिंग का मतलब है पिघलना, पिघलना। तो ग्लेशियर का मेल्टिंग हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है जी, समझ रहे हो? इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो अर्थ का रोटेशन एक्सिस है ना, प्लैनेट का, हमारे अर्थ का एक्सिस है, उसमें चेंज देखने को मिला है 1919 से। क्या इंप्लीकेशन देखने को मिले जी? जिसको ऐसा एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है जो अर्थ के एक्सिस में चेंज होगा, डेली लाइफ पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे, ऐसी उम्मीद लगा रहे हैं साइंटिस्ट। लेकिन जो डे की लेंथ है, मतलब जितना दिन बड़ा होता है ना, उसकी लेंथ में कुछ चेंज आ जाएगा, मिली सेकेंड का, फ्यू मिली सेकेंड का चेंज आ जाएगा। ये अर्थ एक्सिस क्या होता है जी, ये देखो, ये अपनी अर्थ है जी, ये वाला है जी जोग्राफिकल एक्सिस, इधर पोल है जी, ये पोल है, ये वाला पोल बोलते हैं इसे, ये तो पता ही होगा ना आपको। ये इक्वेटर है जी, ये वाला भूमध्य रेखा जी, इक्वेटर 0 डिग्री पे, और 90 डिग्री पे पोल बोलते हैं इसको, पोल, पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो ये एक्सिस है जी, इसे जोग्राफिकल एक्सिस बोलते हैं, ये वाला। और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा तो जोग्राफिकल नॉर्थ पोल, और जोग्राफिकल साउथ पोल हो जाएगा इधर साइड में, जोग्राफिकल साउथ पोल। और इसके ही राइट हैंड साइड में जी ये है जी आपका मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक एक्सिस, इधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल। देखो जी ऐसे कोई लाइन खींची नहीं हुई है, ये इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी का मतलब काल्पनिक। जो साइंटिस्ट हैं जी, जोग्राफर हैं, उन्होंने, जो एस्ट्रोनॉमर हैं, उन्होंने अपनी, साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च को ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने के लिए बस ऐसा मान लिया कि ऐसी लाइन एक्सिस मान लेते हैं, इसके अराउंड ही रोटेट कर रही है अर्थ। रोटेट का मतलब है जी घूर्णन करना, और रोटेट करने के साथ साथ जी कर रही है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है जी परिक्रमण करना, यानी कि पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे तो रोटेशन बोलते हैं, रोटेशन या रोटेट करना, या मतलब घूर्णन करना। और जब अर्थ सन के, सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे बोलते हैं जी रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण करना, हिंदी में परिक्रमण, परिक्रमण बोलते हैं जी हिंदी में, समझे? तो ये जी जो देखा गया है, ये आपने देख लिया यहाँ पे, पोल नॉर्थ जोग्राफिकल पोल, ये एक्सिस है, जोग्राफिकल एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस है। और ये दिखाई दे रही है जी आपको ये लाइन, ये भी इमेजनरी है, काल्पनिक, ऐसी कोई लाइन है नहीं अर्थ पे, बस इमेजनरी मान रखी है, काल्पनिक मान रखी है।
तो ये जी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है जी, यहाँ तक क्या है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड काम करती है जी। मैग्नेटिक फील्ड तो समझते हो आप, बचपन में कभी चुंबक से खेलो आप मैग्नेट से, ये मैग्नेट है जी। ये इसके पास अट्रैक्टिव पावर होती है ना, मान लो लोहे को यहाँ पे आयरन रखा जी, आयरन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, मतलब कुछ दूरी होती है ना जब तक ये अट्रैक्ट कर सकती है। मान लो जी इससे 1 मीटर दूर रख दिया आयरन, इस आयरन 1 मीटर दूर रख दिया इस मैग्नेट से, चुंबक से, तो क्या ये खींचेगी अपनी तरफ? नहीं खींच पाएगी, क्योंकि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ मतलब एरिया तक निर्धारित होगी, मतलब चारों ओर होगी जी इसकी। मतलब इस एरिया के अंदर आपने कुछ आयरन वगैरह रख दिया तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी मैग्नेट। ऐसे ही जी मैग्नेटिक फील्ड है किसकी, किसकी, अर्थ की। ये मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से है? देखो जी अर्थ की जो लेयर डिवाइड की हुई है साइंटिस्ट ने, कैसे, ज्योग्राफर ने, अर्थ की लेयर है जी, बीच में है जी कोर, कोर है जी कोर, ये कोर की स्पेलिंग है। उसके बाद है जी मेंटल, मेंटल ये अर्थ की लेयर है जी, परत है, परत हिंदी में बोलते हैं परत, मेंटल। और फिर उसके बाद है जी सबसे ऊपर क्रस्ट, क्रस्ट भूपरपटी भी बोलते हैं जी हिंदी में। तो कोर, आउटर कोर ये है जी, इसके इनर कोर, आउटर कोर भी है। और जो कोर है जी, कोर में कुछ मटेरियल मिलते हैं जैसे निकल है और फेरस है जी, मतलब आयरन है। इनकी वजह से जी मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की। तो कारण पूछा जाए अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, क्योंकि कोर में निकल और फेरस, नीफे भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ये पाए जाते हैं, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है जी इसकी। अब जो अर्थ की रोटेशन एक्स, मतलब अर्थ के एक्सिस है जी, इस पर रोटेशन करता है ये, जैसे सन रिवॉल्यूशन करता है, मतलब सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करती है अर्थ, ऐसे ही अपने अर्थ एक्सिस पे रोटेशन करती है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं जी, वही लिखा बार बार। अब ये शिफ्ट कैसे करता है जी, ये देखो जी जो पोल की लोकेशन है ना अर्थ पे, वो एक तो फिक्स नहीं है, वो चेंज होती रहती है जब ये अर्थ के मास में कोई चेंज होता है, समझे। जैसे ये जी पोल है, ये पोल है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये चेंज होते रहते हैं। अगर मान लो जी इधर इधर दोनों चेंज हो जाएंगे तो ये फिक्स नहीं है, एक तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें। जैसे ही प्लानेट में जी, प्लानेट का मतलब है ग्रह में, यानी कि अर्थ की बात हो रही है, अर्थ पे, पृथ्वी पे कोई चेंज होगा मास में तो ये चेंज होते रहते हैं जी। और इसी चेंज को बोलते हैं जी पोलर मोशन। जो मूवमेंट होती है ना ये पोल के चेंज होने की, साउथ और नॉर्थ पोल चेंज होने की, इसे पोलर मोशन बोलते हैं। नासा के अकॉर्डिंग, नासा क्या है जी, जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है जी इंडिया की, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं स्पेस में, ऐसे ही नासा अमेरिका की एक एजेंसी है जी, वो उसने कहा है कि ये 20वीं सेंचुरी में जी लगभग 10 सेंटीमीटर पोल के एक्सिस में, मतलब अर्थ के एक्सिस में चेंजेस देखने को मिले हैं, समझे। ये पोलर मोशन की वजह से, जो मतलब अगर सेंचुरी में नापे, एक साल में, पर ईयर में, तो 10 सेंटीमीटर चेंज हो रहा है। अगर 100 साल में नापे तो हम 10 मीटर तक चेंज हो जाता है अर्थ के पोल एक्सिस में। हमें पता है इसलिए नहीं चलता जी, क्योंकि दोनों चेंज होते हैं ना, नॉर्थ पोल हुआ तो साउथ पोल भी तो चेंज होगा, ये एक्सिस ऐसा चेंज हो जाएगा, तो हमें क्या पता चल रहा है, समझ रहे हो। तो बस साइंटिस्ट पता लगा लेते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है। तो पोलर मोशन क्या है जी, पोलर मोशन हमने देख लिया, पोल चेंज होता रहता है। और किसकी वजह से होता है जी ये पोलर में चेंज होता है, ये होता है जी हाइड्रोस्फीयर की वजह से, एटमॉस्फेयर की वजह से, या ओशियन या सॉलिड अर्थ में कोई चेंजेस आते हैं उसकी वजह से। न्यू स्टडी में क्या देखा गया जी, न्यू अध्ययन किया है अभी नया, देखो जी 1990 से ये देखा गया क्लाइमेट चेंज की वजह से बिलियन ऑफ टन्स ग्लेशियल आइस है वो मेल्ट हुई है, मतलब ग्लेशियर हैं वो जी पिघले हैं, और बर्फ़ जो पिघली है उसकी वजह से ओशियंस में वाटर राइज हुआ है, और इस राइज होने की वजह से जी अर्थ के पोल में मूवमेंट हुई है, न्यू डायरेक्शन ली है, समझ रहे हो। स्टडी के अनुसार नॉर्थ पोल में शिफ्ट हुआ है जी ईस्टवर्ड डायरेक्शन में, समझे। और क्योंकि ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा जी, ये ईस्टवर्ड डायरेक्शन में हुआ है, और साउथ पोल का वेस्टवर्ड डायरेक्शन में। ये किस वजह से जी, हाइड्रोस्फीयर की वजह से, क्योंकि पानी का मास क्या है जी, देखो पहले जो लैंड पे ये अर्थ है जी, ये मान लो जी अर्थ है, अर्थ पे यहाँ ग्लेशियर जमे हो जी, और अर्थ पे जी यहाँ जैसे कॉन्टिनेंट है जी, ये जैसे मान लो आप, ये एशिया है जी और ये अफ्रीका है, समझे। और इधर मतलब ये यूरोप है जी, यूरोप, इधर अफ्रीका है, और इधर है जी आपका एशिया, इधर एशिया कॉन्टिनेंट है। तो इसके बाद तो यहाँ ओशियन है ना, जो लैंड पे जी जमी हुई थी बर्फ़ ग्लेशियर, वो पिघल के अगर ओशियन में आ जाएंगे तो मास चेंज हो जाएगा ना, जो लैंड पे मास था वो ओशियन में हो गया, तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से ही जी ये चेंज होते हैं, समझे। जितना चेंज हुआ था 1981 से लेके 1995 में, मतलब 1981 के बीच, 1981 से लेकर 1995 के बीच में जितना चेंज हुआ था उससे 17 गुना ज़्यादा चेंज हुआ है 1995 से लेकर 2020 तक, ये ऐसा रिसर्च में पाया गया जी। अब लेटेस्ट फैक्टर क्या है जी इस चेंज में, मतलब नए कारक क्या हैं, नए रीज़न क्या हैं इसके चेंज होने में। नए रीज़न वही है जी जो बार बार हम पढ़ रहे हैं। एक तो आइस की मेल्टिंग होना फास्टर, मतलब पहले से तेज़ हो गई है, जो बर्फ़ पिघल रही है पहले से तेज़ी से पिघल रही है। और जो नॉन ग्लेशियर रीजन है जी उनमें भी चेंज देखने को मिला है। नॉन ग्लेशियल का मतलब है जहाँ पे ग्लेशियर नहीं जमे हुए, जहाँ पे सिर्फ
पत्थर हैं, लैंड है, भूमि है, पृथ्वी है, मतलब और मिट्टी है, तो उन पे भी चेंज होने को देखने को मिला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है जी? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से हो रही है जी? टेम्परेचर राइज की वजह से, मतलब जो तापमान बढ़ रहा है जी। और टेम्परेचर राइज किसकी वजह से हो रहा है जी? इंडस्ट्रीज़ की वजह से। इंडस्ट्रीज से जो पॉल्यूशन होता है ना, कार्बन इमिशन होता है जी, ग्रीन हाउस गैस इमिशन होती हैं। और आपके जो पॉल्यूशन हो रहा है जी इंडस्ट्रीज वगैरह से, व्हीकल से, आपकी कार गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, इसकी वजह से चेंज हो रहा है जी सारा कुछ। तो इसकी वजह से जी ग्राउंड वाटर का एक नया मतलब कारण है इसका चेंज होने का एक्सिस में, अर्थ के एक्सिस में। ग्राउंड वाटर का कंजम्पशन अनस्टेबल है, अनसस्टेनेबल है। कैसे? देखो जी, कृषि करने के लिए हम जो इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, खेतों में पानी लगाते हैं, तो ग्राउंड वाटर है जी, जो ग्राउंड में वाटर है जी, उसको हम ज़्यादा निकालते हैं, समझ रहे हो। और इसके निकालने की वजह से जी अर्थ के मास में चेंज हो जाता है, क्योंकि ग्राउंड से आपने निकाला वो ओशियन में चला जाता है जी, फिर जो इवोपरेट होके, और जैसे ही वो ओशन में मिल जाता है जी, फिर प्लानट के मास में जी चेंजेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जी ये ड्रिंकिंग और इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर की वजह से एवरी ईयर 1000 मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ वाटर निकाला जाता है जी लैंड से। तो इसकी वजह से भी एक्सिस में चेंज हो रहे हैं जी। तो यही था, इसमें चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो क्या क्या कारण है एक्सिस में चेंज होने के, ये आपसे पूछा जा सकता है, ये बस आपको याद रखना है। ये सारे क्लाइमेट चेंज, नॉन ग्लेशियल रीजन में चेंज हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। मेल्टिंग ऑफ आइस फास्टर हो गई पहले की वजह से। अगर यहाँ पे फास्टर की वजह से लोअर आ गया ना, तब भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इतनी आपको माइन्यूट चीज़ याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है जी अपना टॉपिक, हाउ टू मेजर अनपेड केयर वर्क एंड एड्रेस इट्स इनइक्वालिटी। देखो जी, घरों में जो माताएं बहनें काम करती हैं वो अनपेड वर्क है, मतलब उनकी कोई पेंशन नहीं देते, मतलब कोई सैलरी नहीं मिलती, समझे। जो केयर करती हैं जी माताएं, अपने बच्चों की केयर करती हैं, देखभाल करती हैं, बच्चों को खिलाती हैं जी, उनके लिए कोई पैसा थोड़ी ना मिलता है। तो ये कैसे जी इनइक्वालिटी को कैसे एड्रेस किया जा सकता है? जो असमानता है नर और नारी के बीच में, यानी कि मैन और वुमन के बीच में जो ये है जी, मतलब असमानता है। क्योंकि ज़्यादातर देखा होगा जी आपने, जो केयर का वर्क है, जितना भी देखभाल करनी है बच्चों की या बुजुर्गों की घर में, वो माताएं बहनें करती हैं, यानी कि वुमन करती है जी, महिलाएं। तो ये जो इनइक्वालिटी है जी, इसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे इससे निपटा जाए। एड्रेस का मतलब है जी यहाँ निपटाना, या मतलब पता करना नहीं है इसका मतलब एड्रेस का यहाँ पे, मतलब निपटाना, कैसे टैकल किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए इस इनइक्वालिटी को, ऐसा मानता है। और इस अनपेड वर्क है जी, जो जिसकी सैलरी वगैरह कोई नहीं दी जाती, तो इसको कैसे इसकी सैलरी दी जाए। तो इसके ऊपर ये न्यूज़ है जी। अभी न्यूज़ में क्यों है जी? रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है जी, अभी आपको पता है जी कई 4-5 स्टेट में इलेक्शन हुए जी। तो कई पार्टियों ने जी अपने मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया कि हम जो वुमेन के द्वारा डोमेस्टिक वर्क किया जाता है ना, डोमेस्टिक का मतलब है जी घरेलू वर्क का मतलब काम, घरों में जो काम किया जाता है उसको सैलरी देंगे, अनपेड वर्क को किया जाता है। इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होता है जी? कोई भी पार्टी इलेक्शन लड़ने से पहले जी कुछ प्रॉमिस करती है, वादे करती है जनता के साथ। हम आपको लैपटॉप फ्री देंगे, सबकी शादी कराएंगे, सबका ये करेंगे, मतलब ऐसे मजाक की बात है ये। तो कुछ रखते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं, हम ये करेंगे, सबको हेडपंप लगाएंगे, सबके घरों में पानी पहुंचाएंगे, सबके घरों में नल से जल वाटर होगा, और होता कुछ भी नहीं है, आपको भी पता है। तो जो वादे करते हैं उसी को बोलते हैं जी इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो इसमें बहुत सी पार्टियों ने अब वादे किए जी, हम जो वुमेन है, महिलाएं, उसको घरेलू काम के लिए पैसे देंगे, सैलरी देंगे घर पे बैठे हुए। तो इसलिए ये रिसेंटली न्यूज़ में है। तो ये इसके ऊपर आर्टिकल भी था जी, हिंदू में भी और आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी कई सारे न्यूज़पेपर में आर्टिकल था। तो ये व्हाट इज़ अनपेड केयर वर्क, ये हमने जान ही लिया वैसे भी। OECD के अनुसार क्या है जी? OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक डेवलपिंग मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है जी, जिसमें बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। उसके अकॉर्डिंग, उसकी रिपोर्ट के अनुसार जी, जो अनपेड सर्विस प्रोवाइड होती है जी हाउस होल्ड में, जो प्रोवाइड करते हैं मैन या वुमन, अधिकतर तो वुमन ही करती हैं जी, जो अपने पर्सन मतलब कोई भी पर्सन है उसकी केयर करना, या वो हाउस वर्क करना, या वॉलेंटरी कम्युनिटी वर्क है जी, जो वॉलेंटियर होते हैं ना जी, जो कम्युनिटी वर्क करते हैं, किसी की सेवा करते हैं बिना पैसों के, सहायता करते हैं, तो ये भी तो अनपेड वर्क है। तो ये इस सब को इंक्लूड करता है OECD, ये सब अनपेड वर्क में आते हैं थियोरटिकली। तो ये पर्सन, क्योंकि ये सारा जो अनपेड वर्क है ना, अनपेड का मतलब बिना सैलरी के काम किया जाता है, इसको थर्ड पार्टी से भी तो किया जा सकता है। थर्ड पार्टी से मतलब है जी, जैसे घरों में आपको पता है जी, खाना बनाने के लिए कुक भी रखते हैं लोग। तो ये अगर मान लो जी घरों में जो महिला है, वुमन, वो काम ना करे, अगर घर उसकी वजह से कोई कुक वगैरह, या घरों में काम करने के लिए, झाड़ू पोछा के लिए कोई अलग से नौकर चाकर रख ले जी, तो उसके लिए भी तो पैसे देना पड़ते हैं ना, हायर करने के लिए, मतलब उससे काम कराने के लिए। तो ये ही हाईलाइट किया गया है कि जो थर्ड पार्टी से भी किया जा सकता है,
पैसे देकर, वो अनपेड वर्क है जो घरों में फ्रीली किया जाता है। अब इशू क्या है जी, इशू ये है, देखो जी, मतलब परेशानी क्या है, स्टैंडर्ड मेजर्स हैं जी इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेज़र करने के लिए। ये क्या है, जो घरों में वूमन महिलाएं काम करती हैं, गर्ल्स लड़कियां काम करती हैं, उनको इकोनॉमी में काउंट नहीं किया जाता। समझ रहे हो, जब जीडीपी काउंट की जाती है जो उनका वर्क काउंट नहीं होता है। मैकेंसी ने एस्टिमेट लगाया था कि वुमन जो काम करती हैं अनपेड वर्क, वो लगभग पूरे वर्ल्ड में 75% जो वर्क है अनपेड वर्क, बिना सैलरी के काम करते हैं, उसमें से 75% वर्क कौन करता है, वुमन महिलाएं करती हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है जी इंडिया की जीडीपी में 17%, और जो कि लगभग पॉपुलेशन हाफ पॉपुलेशन के बराबर है। और कंट्रीब्यूशन कितना जी जीटीवी में, सिर्फ 17%, बहुत ही कम है। तो ये इनइक्वालिटी है जी, डायरेक्टली कोरिलेट है फॉर्मल इकोनॉमी से। तो ये इंडिया पे इम्प्लीकेशन क्या पड़ा है जी इसका, जो इनइक्वालिटी है इंडिया में कि वुमन ज़्यादा 75% से ज़्यादा वर्क करती हैं घरों का, और जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 17% है, 17%। इसके क्या प्रभाव है जी इंडिया पे, इम्प्लीकेशन प्रभाव देखने को मिला है जी। क्या, देखो जी, अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक, ये समझ लो जी, एनजीओ टाइप है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक रिपोर्ट निकालती है जी। इसकी रिपोर्ट आई थी जी 2021 में ही, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है, सिर्फ इतना ही पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है हर साल। तो इसकी रिपोर्ट आई थी जी, उसमें इंडिया की जो रैंक है वो 28 प्लेस स्लिप हो गई, नीचे घट गई। 156 कंट्रियों में जी इंडिया की रैंक आई थी 140वीं। समझ रहे हो, ये निकालता है कि ग्लोबल जेंडर गैप कितना है, इनइक्वालिटी कितनी है किस कंट्री में, तो इनइक्वालिटी पे निकालता है जी एक तरह से। ये मतलब आदमी और औरत के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, उनको ये रिपोर्ट में बताता है। तो उसमें इंडिया की रैंक बहुत ही ख़राब है, आप देख सकते हो। 156 कंट्रीज़ की ये रैंक निकाली गई, जिसमें 140 थी। इसके बाद भी जी, जो वुमन की जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी डिक्रीज हुआ है। पहले वुमन जो महिलाएं जी कर्मचारी काम करती थी जॉब वगैरह, वो 24.8% थी, अब घट के हो गई जी 22.3% तक। जो इनकम अर्न करती हैं जी वुमन महिलाएं, वो जितना आदमी अर्न करते हैं, आदमी कमाते हैं, उसका 1/5 कमाते हैं जी वुमन। मतलब उनकी जो इनकम है जी वुमन की, ओवरऑल इनकम है बहुत ही कम है आदमी से, लगभग 1/5। अगर आदमी 100 रुपये कमाता तो वुमन सिर्फ 20 ही कमाती है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया जी। तो इंडिया जो रखा गया अपनी कंट्री को जी अमंग टॉप जो बॉटम 10 कंट्री है जी, उनमें रखा गया है इस मामले में, जो वुमन की जो इनकम है, इनकम के मामले में। अब ज़रूरत क्या है जी इस कंडीशन को हैंडल करने की, व्हाट नीड्स टू बी डन, अगर इस हैंडल किया जाए जी। एक तो जी इस तरीके से किया जा सकता है, पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाएँ, किसको, जो केयर और करती हैं महिलाएं, इसको टैकल करने के लिए, ताकि जो वुमन और मैन की जो केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, डिस्पैरिटी को रिड्यूस किया जा सके। मतलब जैसे मान लो जी, महिला ज़्यादा केयर वर्क करती हैं, घरों में देखभाली करती हैं, दोनों में इक्वल बांटा जाए, मैन और आदमी के बीच में, समझे हो। नेक्स्ट काम क्या हो सकता है, देखो जी, अभी तो कुछ डेटा ही हमारे पास है, घरों घरों में जाकर नहीं, ऐसी कोई रिसर्च नहीं की गई है, ऐसी कोई मतलब कि क्या बोलते हैं, सर्वे नहीं की गई है कि घरों घरों में जाके कि कितना कोई करते हैं, मतलब पूरा डेटा नहीं है हमारे पास, इंडिया के पास भी ना वर्ल्ड के पास। तो पहले तो डेटा तैयार किया जाए, मोर डेटा, कि अनपेड केयर वर्क पूरा टोटल है कितना, और फिर ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए और इन्वेस्टमेंट किया जाए इसके लिए। और क्या किया जा सकता है जी, दूसरा किया जा सकता है जी, मतलब अगला नेक्स्ट वर्क है जी, कि जो अनपेड केयर वर्क है उसको रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करके। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है जी क्लीन वाटर फैसिलिटी, घरों में क्लीन वाटर होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा जी, अगर आप रूरल एरियाज़ में रह रहे हो जी, गांव के इलाकों में, तो महिलाओं को जी हर दिन 1, 2, 3 किलोमीटर तक भी जी पानी लेने के लिए, पीने के पानी लेने के लिए, ड्रिंकिंग वाटर कलेक्ट करने के लिए 1 से 3 किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तब पानी भर के लेके आते हैं जी मटके में, फिर उन्हें पीने के लिए पानी मिलता है। घरों में पानी नहीं आता जी, ऐसे बहुत सारे गाँव इलाके हैं जी अपने इंडिया में ही। और आपने शहरों में भी देखा हो जाएगा जी, घरों में अभी कई सारे, दिल्ली जैसे शहर में भी जी, दिल्ली जैसे जो कैपिटल इंडिया की, उसमें भी घरों घरों में पानी नहीं आता है। उसके भी जो विलेज एरिया में, वहाँ पे टैंकर वगैरह भेजे जाते हैं, और टैंकर के लिए पानी लेने के लिए घंटों तक लाइन लगानी पड़ती है, समझ रहे हो, घंटों तक लाइन लगानी पड़ती है। और ये 1 घंटा खराब किसका हो रहा है, वुमेंस का हो रहा है ज़्यादा, वुमेंस खड़ी रहती हैं जी मटका लेकर लाइन में, समझ रहे हो। तो अगर ये क्लीनिंग वाटर फैसिलिटी घरों तक आएगी, तो वुमेन का जो वेस्ट होता है ना टाइम, वो बचेगा। सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि घरों में
टॉयलेट वगैरह हो, देखो जी स्वच्छ भारत मिशन चलाया तो है और इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि सबके घरों में लेटरिन वगैरह जो टॉयलेट वगैरह बन चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे घर हैं जी जो नहीं, उनमें नहीं है, वहाँ पे रूरल एरियाज़ में भी, अर्बन एरियाज़ में भी। तो ये जो सिचुएशन है जी, इसमें हैंडल किया जाए, यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। और अभी भी आपने अर्बन एरियाज में देखा होगा जी, शहरों में कम्युनिटी टॉयलेट बना दिए जी, उनमें घंटों तक लाइन लगी रहती है जी टॉयलेट जाने के लिए भी, तो उनका टाइम भी बर्बाद होता है ना घंटों तक का। दूसरा जी, एनर्जी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बनाई जाए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाए जी, जैसे केयर फैसिलिटी बनाई जाए जी, हेल्थ सर्विसेज और एजुकेशन सर्विसेज। केयर सर्विसेज का मतलब है जी यहाँ पे जैसे आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाएँ, जैसे आपने अगर अर्बन एरियाज़ में, शहरी एरियाज़ में रहते होंगे तो आपको पता होगा प्ले स्कूल होते हैं जी, प्ले स्कूल 1 से 5 साल के बच्चों तक लिखवा देते हैं जी, इसमें नाम एडमिशन करा देते हैं, तो देखभाल ही करते हैं जी, माँ बाप जॉब पे चले जाते हैं और ये प्ले स्कूल उनकी सुबह से शाम तक देखभाल ही करते हैं। समझ के, जिनके घरों में माँ बाप नहीं रहते हैं शहरी एरियाज़ में, ऐसे ही गाँवों में होती हैं जी आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं जी, जिनमें क्या करते हैं 1 से 5 साल के बच्चों के लिए केयर के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए खोली जाती हैं जी ये, मतलब जो माँ बाप हैं वो काम कर सकें और उनके बच्चों को ये आंगनवाड़ी सेंटर संभाल सकें, केयर देखभाल ही कर सकें। तो ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए जी जगह जगह पे, हर गांव में, हर विलेज एरिया में, हर अर्बन सेंटर पे जी, तो इनका टाइम बचाया जा सकता है वुमेंस का, समझे, केयर का जो टाइम वेस्ट होता है, जो केयर वर्क है जी उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए मैन और वुमेन के बीच में, ताकि दोनों मतलब दोनों के बीच में इक्वलिटी आ सके और फैमिलीज, जितने भी फैमिली में मेंबर हैं उनके बीच में वर्क को बांटा जाए इक्वली। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है मीजरिंग एंड मोनेटाइजिंग केयर वर्क, कि आप कैसे मेज़र करोगे कि महिला जो केयर वर्क करती है उसको कैसे मापोगे, आप कैसे मेज़र करोगे और कैसे आप पैसे दोगे। देखो जी, जो अनपेड वर्क है, जो बिना सैलरी के काम करती है महिलाओं घरों में, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है कि कितना टाइम वो स्पेंड कर रही है उस काम करने में, तो उस टाइम को कैलकुलेट करके उन्हें प्राइस दिया जा सकता है, समझ रहे हो। तो ऐसे कैलकुलेट की जा सकती है जो उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कैलकुलेट करके उनकी लेबर को मेज़र किया जा सकता है। लेकिन इसके भी कुछ अपने ही चैलेंजेस हैं, बट दिस हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, चुनौतियाँ जी। कौन सी चुनौतियाँ, देखो आप ही बताओ। एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था जी, और एक्सपर्ट ने, बहुत सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि जो महिलाएं, आप बताना जी इससे सहमत हो या नहीं हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप, कि जो महिलाएं वूमन है जी, वो जो घरों में केयर वर्क करती है जी, एक माँ है जी, माँ एक माता है जी, वो अपने बच्चे का केयर कर रही है जी, देखभाली कर रही है, खिला रही है, लाड प्यार कर रही है, क्या इसको आप पैसों में तोल सकते हो क्या केयर को, क्या इसकी पैसों में वैल्यू निकाल सकते हो जी? मेरे हिसाब से तो नहीं जी। और ये एक्सपर्ट हैं जी, जो जज हैं, उन्होंने भी बोला था कि माँ का जो ममता है जी, केयर दिखाती है, बच्चों की देखभाली करती है, उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। अगर आप सैलरी दे के पैसों में तोलोगे जी, माँ की ममता की कीमत नहीं रहेगी, समझ रहे हो, ये अनमोल है जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो आप इस बात से कितना सहमत हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो जी। चलते हैं जी नेक्स्ट में। नेक्स्ट है अपना CEC मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट। कमेंट, देखो जी, चीफ इलेक्शन कमीशन है जो हमारे, अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट। मद्रास हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था जी, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन डाली है जी। स्पेशल लीव पिटीशन क्या होती है जी, हम बाद में जानेंगे, बस ये जान लो आप। एक याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट में मद्रास हाई कोर्ट के डिसीजन में। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा था, मद्रास हाई कोर्ट ने जी कहा था कोविड-19 के पेंडेमिक केस जो बढ़ रहे हैं, वो उसका एक कारण चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है जी। कैसे, क्योंकि ये इलेक्शन कराए ना अभी 5 स्टेट में, उनकी वजह से जी। तो सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट के जज ने ये आरोप लगाए हैं जी कि ये जो ऑफिसर है जी, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हैं, उन पे आरोप लगाए कि इन पे मतलब ये इनके मतलब ये इनके क्या बोलते हैं उसे, रेस्पॉन्सिबल हैं जी, उत्तरदायी हैं इनके जो कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमीशन है जी, उसने अपील की है, अर्ज किया, अर्ज करने का मतलब है अपील, सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि आप डायरेक्ट करो जो इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल के अगेंस्ट जो ये मर्डर के केस लगा रहे हैं ना। हाई कोर्ट ने क्या कहा अभी जानेंगे जी। मद्रास हाई कोर्ट ने मर्डर के केस लगाए जी चीफ इलेक्शन कमीशन पे, कि इन केस को जी आप वापस लो जी, और जो मीडिया रिपोर्ट में जो ये फैला रहे हैं कि इन पे इलेक्शन कमीशन पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट फैला रही है जी, इसको रोका जाए। इशू यही है जी। मद्रास हाई कोर्ट ने अभी जी रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया था, ऑरल कमेंट किया था, ऑरल का मतलब मौखिक कमेंट किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो केस बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो उत्तरदायी है, और इनके ऑफिशियल पे जी मर्डर के चार्जेस लगाए कि इन पे जी ये जो मौत हो रही है, इतनी सारी डेथ इंक्रीज हो गई है, उसका जिम्मेदार कौन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो कंसर्न ऑफिसर हैं इलेक्शन कमीशन के, उन पे
चार्ज लगाई जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए मर्डर की, ऐसा बोला जी मद्रास हाईकोर्ट ने। तो इलेक्शन कमीशन यही चाहता है कि मद्रास हाईकोर्ट ने जो अभी बोला है और ऑर्डर दिया है, ऑरल ऑर्डर दिया है, इसको रोका जाए। और जो मीडिया फैला रही है ना इस ऑर्डर को, मीडिया दिखा रही है टीवी पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी जी, तो इसकी मीडिया का मुंह बंद किया जाए। गैग का मतलब है जी मुंह बंद करना एक तरह से। तो रिपोर्ट जो कर रहे हैं जी मीडिया, इसको बंद किया जाए ताकि इलेक्शन कमीशन की जो इमेज है जी उसको ना बिगाड़ा जाए। नीड क्या है जी? नीड अभी इसलिए जी जो ओरल कमेंट किए जी, ये जो पीपल की आस्था है इलेक्शन बॉडी में, पोल बॉडी जी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, तो ये फेथ है जी, जो आस्था है वो बिल्कुल कम हो जाती है जी इसकी वजह से, जब ऐसे मर्डर के आरोप लगेंगे इलेक्शन कमीशन पे। देखो जो कोविड-19 के केस बढ़ रहे हैं वो 5 स्टेट में तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़े, दिल्ली में तो कोई इलेक्शन नहीं थे, तो ऐसे आरोप नहीं लगाए जा सकते। कुछ एक्सपर्ट ऐसा भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो। तो अगर इन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आरोप लगाएंगे तो इसकी आस्था है जी लोगों की जो घट जाएगी इस बॉडी पे, और डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जी उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जी इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिफाइड, ये जस्टिफाइड भी नहीं है जी। क्यों? क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जैसे हाई कोर्ट जी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी है जी, तो ये जस्टिफाई नहीं है कोई भी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि आज़ाद संवैधानिक बॉडी, स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्र संवैधानिक कोई अथॉरिटी बॉडी अगर ऐसे आरोप लगा दिए दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी पे, तो ये जस्टिफाइज नहीं है। अब पढ़ते हैं जी आर्टिकल 136 न्यूज में है जी, इसी के न्यूज में, क्योंकि जो स्पेशल लीव डाली है ना, अभी स्पेशल लीव पिटीशन डाली है किसने? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में। ये आर्टिकल 136 के अंडर ही डाली है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो आर्टिकल 136 में क्या है? स्पेशल लीव पिटीशन। कोई भी जी बॉडी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल सकता है, याचिका, उसकी रिक्वेस्ट डाल सकता है जी, प्रार्थना कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल लीव की, कि हमें स्पेशल इजाज़त दी जाए अपील करने की। तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डाला है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये आर्टिकल ये बोलता है जी, मान लो जी किसी कोर्ट ने कोई भी जजमेंट दिया, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया या हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो उसके जजमेंट के अगेंस्ट आप दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। और ये आर्टिकल 136 सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव का अधिकार देता है, समझे। इसके अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट या सुप्रीम कोर्ट के ही डिसीजन के अगेंस्ट स्पेशल लीव डाल सकते हो। और ये स्पेशल लीव सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, मतलब इसकी इच्छा है वो पिटीशन को एक्सेप्ट करे या ना करे, ये इसका सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिशन है, अपनी इच्छा है जी, अपनी मर्जी है, वो उसको स्वीकार करे या ना करे, समझ रहे हो। तो ये इसके बस आर्टिकल याद रखना 136 स्पेशल लीव के रिगार्डिंग है, कि कोई भी स्पेशल लीव डाल सकता है सुप्रीम कोर्ट में किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट, किसी कोर्ट के अगेंस्ट या ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट। लेकिन एक बात याद रखनी है कि इसका क्लाउज 1 है, उसमें ये लिखा हुआ है, अगर डिसीजन दिया है किसी आर्म फोर्स की कोर्ट ने, आर्म फोर्स जी मिलिट्री कोर्ट वगैरह है, या मिलिट्री को आर्म फोर्स के अगेंस्ट कोई लॉ है जी, उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन है जी, तो तब ये स्पेशल लीव अप्लाई नहीं होगा, समझ रहे हो। जो हमारी मिलिट्री जी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरा मिलिट्री फोर्स है, उसके अगेंस्ट कोई है जी, मतलब कोर्ट का डिसीजन है या मिलिट्री कोर्ट का डिसीजन है, तब ये स्पेशल लीव उसके अगेंस्ट नहीं डाली जा सकती। ये चीज़ बस आपको याद रखनी है। तो आज के टॉपिक इतने ही थे जी। अब क्वेश्चन करेंगे हम कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, आपको बताना है जी पॉलिटिकल पार्टी कोई स्टेट पे, स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी डिक्लेयर करनी हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या क्या चीज़ देख के डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि ये नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, या राज्य की पार्टी है, स्टेट पार्टी है। पोल परफॉर्मेंस को देख के करता है क्या जी, जितने इलेक्शन में वोट उसने हासिल किए हैं उसको देख के करता है क्या। कैडर स्ट्रेंथ से करता है क्या। फाइनेंशियल बैकिंग से, मतलब किस पार्टी के पास कितने पैसा है, मनी है, उसको देख के करता है क्या। नंबर ऑफ इलेक्शन, किसने कितने इलेक्शन आज तक लड़े हैं, फाइट किए हैं, कंटेस्ट किए हैं, उसके हिसाब से डिक्लेयर करता है क्या नेशनल कमीशन, मतलब नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आपको बताना जी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इनमें से, 1 2 3, 1 ओनली, 2 3 या 1 2 4, बताओ जी। देखो जी सिर्फ 1 करेक्ट है, क्योंकि सिर्फ पोल परफॉर्मेंस, कितने वोट हासिल किए हैं, कितनी सीट हासिल की हैं, इनको देख के करता है, तो 1 ओनली बी आंसर हो जाएगा। ये अच्छे से हमने कवर किया हुआ है एक लेक्चर में जी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोक अदालत। लोक अदालत के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है, आपको करेक्ट बताना जी कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है कि फर्स्ट लोक अदालत जो ऑर्गेनाइज की गई थी, वॉलंटरी बेसिस पे ऑर्गेनाइज की गई थी, मतलब सेटअप की गई थी, बनाई गई थी अपनी मर्जी से जी। उसके लिए कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, मतलब कोई कानून नहीं था जी, बिना कानून के ये बनाई गई थी पहली लोक अदालत। क्या ये सही है? लोक अदालत बेस्ड होती हैं जी एज ए गांधीयन प्रिंसिपल, जो गांधी के सिद्धांत है जी उस पर बेस्ड होती हैं लोक अदालत। लोक अदालत एज ए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की तरह काम करती हैं जी।
और ये डिलीवर करते हैं जी इनफॉर्मल ऐसे एक्सपीडिशियस जस्टिस टू द कॉमन मैन। मतलब एक्सपीडिशियस का मतलब है जी जल्दी से, शीघ्र तरीके से, सून मतलब जल्दी से जस्टिस, न्याय प्रोवाइड करती हैं, देती हैं जो कॉमन पीपल होते हैं जी उनको। तो आपको बताना है जी कौन सा करेक्ट है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है जी, क्योंकि पहली बार वॉलंटरी एस्टेब्लिश की गई थी जो लोक अदालत। 1987 में फिर एक्ट बनाया जी, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट बनाया, जिसके जरिए इन्हें स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया। तो अब ये सांविधिक संस्थाएं जी, क्योंकि एक्ट से बनाई, सांविधिक हैं जी, स्टैट्यूटरी बॉडी हैं। लेकिन पहले जब पहली लोक अदालत बनाई थी तब ये एक्ट नहीं था। 1987 में बनाने के बाद ये लोक अदालत को ये स्टेटस दे दिया गया। तीनों के तीनों सही है जी, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जी टर्म मून, रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई, ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी है, क्या मालवेयर है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, या फिर अर्थ के जैसा कोई प्लानिट पाया गया है वो है? इसका आंसर है जी सी, सब एटॉमिक पार्टिकल है जी, सब एटॉमिक पार्टिकल, मून। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी साइंटिफिक इंटरेस्ट इन गैस हाइड्रेट इज ड्रीवन मेनली बाई इट्स पोटेंशियल फ्यूचर रोल एज। देखो जी, जो गैस हाइड्रेट साइंटिस्ट वगैरह ढूंढ रहे हैं और उस पर रिसर्च कर रहे हैं, इस पर क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका, क्या चाहते हैं वो गैस हाइड्रेट से? एनर्जी सोर्स के लिए यूज होगा क्या फ्यूचर में ये? मतलब जैसे आपकी कार गाड़ियाँ पेट्रोल डीजल से चलती हैं, ऐसे फ्यूचर में क्या कार गाड़ियाँ गैस हाइड्रेट से चलेंगी क्या? इसलिए साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च कर रहे हैं इस पर। या सेल गैस फ्रैकिंग के लिए कर रहे हैं, या एरोसोल एप्लीकेशन इन क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में, या फिर नैनो एजेंट होते हैं गैस हाइड्रेट इन रिएक्टर कूलेंट में। तो किस लिए यूज करते हैं जी इनको, किस लिए फ्यूचर देख रहे हैं गैस हाइड्रेट का? देखो जी, एनर्जी सोर्स के लिए देख रहे हैं, क्योंकि गैस हाइड्रेट में मेनली मीथेन होता है जी, CH4 मीथेन गैस और वाटर का मिक्सचर होता है जी गैस हाइड्रेट। ये ऐसा अनुमान लगाए ना कि एनर्जी रिसोर्स की तरह फ्यूचर में यूज हो सकता है ये। नेक्स्ट है जी, आपको कुछ मैच द फॉलोइंग दी हुई है, आपको बताना कौन सा करेक्टली मैच है, ये बताना आपको। पहला है जी ग्रे हाइड्रोजन, के आगे लिखा है, ये ऐसा हाइड्रोजन होता है ग्रे हाइड्रोजन जो फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है। फॉसिल फ्यूल होते हैं जी, जैसे कोल हो गया, कोयला, मिनरल खनिज पदार्थ जो अंदर पाए जाते हैं जी, पेट्रोलियम, डीजल, ये फॉसिल फ्यूल होते हैं जी। क्या इनसे ग्रे हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस, पैदा किया जाता है? ब्लू हाइड्रोजन के आगे लिखा जी, ये ऐसा हाइड्रोजन होता है जो फॉसिल फ्यूल से तो जनरेट होता है, पैदा होता है, लेकिन इसमें कार्बन कैप्चर और स्टोरेज ऑप्शन होते हैं जी। मतलब ये कार्बन को कैप्चर करके रख लेता है अपने पास, एब्जॉर्ब करके, इसमें ऐसी कुछ फैसिलिटी होती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है जी, ऐसा हाइड्रोजन होता है जो इंटायरली रिन्यूएबल पावर सोर्स से जनरेट होता है, मतलब जो नवीनीकरण ऊर्जा है जी उनसे जनरेट होता है इंटायरली। तो आपको बताना है जी करेक्टली मैच कौन सा है, पहला दूसरा करेक्टली मैच है, या सिर्फ तीसरा है, दूसरा तीसरा है, ऑल ऑफ द अबव? इसका आंसर है जी डी, ऑल ऑफ द अबव है, सारे करेक्ट हैं। हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया। मतलब ग्रीन हाइड्रोजन जान लो, जो H2 है जी, वाटर, वाटर में हाइड्रोजन है, इसको अलग किया जाता है वाटर से, तो ये क्लीनली रिन्यूएबल पावर सोर्स है जी ग्रीन हाइड्रोजन, समझ गए? चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बताना जी माइक्रोबियल फ्यूल सेल के रिगार्डिंग को स्टेटमेंट दी हुई है जी, तो आपको करेक्ट बताना है। पहला कह रहा है कि माइक्रोबियल फ्यूल सेल है जी, एक ऐसे डिवाइस हैं, ऐसे इक्विपमेंट हैं जी, इंस्ट्रूमेंट हैं, ऐसे यंत्र हैं जो कन्वर्ट कर देते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब जो केमिकल्स वगैरह होते हैं जी उनसे बिजली बनाई जा सकती है इन माइक्रोबियल फ्यूल सेल के जरिए, बाई द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल्स बाई द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना जी, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी हो गए, इनको यूज करके केमिकल को कन्वर्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्या ये बात सही है? नो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड, एनोड आर रिक्वायर्ड इन MFC, माइक्रोबियल फ्यूल सेल में जी कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रिक्वायर नहीं होता, ना ही कैथोड एनोड रिक्वायर होते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं होती इलेक्ट्रॉन की और कैथोड एनोड की जब एनर्जी बनती है। तो आपको बताना जी करेक्ट कौन सा, पहला, दूसरा, या दोनों? दोनों गलत हैं जी। देखो जी, दूसरा बिल्कुल गलत है, इसका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है, आप ही बताओ जी। अगर पहला सही है तो दूसरा गलत है, अगर दूसरा सही है तो पहला गलत है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। कैसे? जब भी ये पहला कह रहा है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा, यानी कि बिजली बनाएगा, और बिजली क्या बिना इलेक्ट्रॉन के हो सकती है? जो करंट फ्लो करता है जी, करंट बिजली में, वो करंट क्या होता है? स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का बहना, और यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तभी वो करंट होता है जी। और जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो बिजली बनेगी, है ना? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी होगा, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। पहले बिल्कुल सही है जी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है माइक्रोबियल फ्यूल सेल के जरिए। तो ये टेक्नोलॉजी याद रखनी है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही।